हेलो, नमस्ते साहिल नमस्ते। जी और स्पार्टैगस जी। जी, मैंने ओके। आपका एडम सीकर वाला लाइव देखा था, परसों या कल ही था। उसमें मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली कि मेरी आंखें खुल गई कि दिमाग फट गया, पता नहीं। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। शुक्रिया। और देख रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ कि जो जो मुस्लिम परिवार में होते हैं, ये लोग ज्यादातर अपने बच्चों को मदरसे में ही पढ़ाते हैं, कोई फॉर्मल एजुकेशन देता ही नहीं इनको। इनको ऐसा है क्या? नहीं नहीं, क्या सवाल था आपका? कि ज्यादातर ज्यादातर मुस्लिम जो परिवार होते हैं वो मदरसे में ही इनको पढ़ाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते इनको, ये प्रॉब्लम है एक। नहीं नहीं, ये देखो, मैं जिस माहौल में या मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पे जितने लोग हैं वो सब अपने बच्चों को जो तालीम है, यानी जो नॉर्मल स्कूल होती है, वो सब वहीं पे भेजते हैं। बहुत ज्यादा कम लोग मिलेंगे आपको जो जिनके बच्चे वाकई में यानी फुल टाइम जो मदरसे में पढ़ते हैं, बहुत कम मिलेंगे। बल्कि आज की तारीख में तो आपको हर एक सिटीज में अगर आप जाओगे, बड़ी बड़ी सिटीज में, तो आपको इस्लामिक स्कूल वाला एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसमें आपको नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस और जितने मैथ्स, जितने सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, उसके साथ साथ फिर वो एडिशन में वो लोग जो है अरबिक और दीन का भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर आज मैं देखूं, तो जितने मुसलमान लोग हैं वो प्रीफर करते हैं अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजने के। मदरसों में आपको मोस्टली वो बच्चे मिलेंगे जो काफी काफी यानी गरीब होते हैं, उनके पास नॉर्मल एजुकेशन के पैसे नहीं होते हैं। वैसे बच्चे आपको मोस्टली मदरसों में मिलेंगे, जो कि वहीं पे वो लोग छोड़ देते हैं, जैसा बोर्डिंग होता है वहां पे छोड़ देते हैं, उनके बच्चे वहीं पढ़ाई करते हैं, उनको जो डोनेशन आता है उसमें उनका गुजारा चलता है। अदरवाइज बाकी जितने बच्चे हैं नॉर्मली आपको सब नॉर्मल स्कूल में जाते हुए मिलेंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब पता नहीं कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे प्रिफर करते हो, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसा नहीं है। स्पार्टकस को तो कुछ ये ऐड करना है? ये हाँ, साहिल, सॉरी सर, मैंने शायद अब्रप्टली आपको रिमूव किया है। साहिल ने बहुत ब्रीफली इस चीज़ को कवर कर दिया है। अब तो जो रेगुलर मदरसे हैं पाकिस्तान में भी, मैं अभी कुछ दिन पहले कर रहा था, उनको वो अपने गवर्नमेंट के अंडर ला रहे हैं, और उनके जो मॉडर्न एजुकेशन है, वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स उनको दी जा रही हैं, साइंस पढ़ाने की भी कोशिश कोशिश की जा रही है। थिंग्स आर इम्प्रूविंग, मदरसों की में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। फिर एक और चीज़ है, जो आखिरी पॉइंट था, बगैर सोचे समझे डायरेक्ट मदरसे जो है पाकिस्तान में, तो यही होता है कि जो बेचारा बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, वही जाके जो है वो करता है। और फिर दूसरा ये होता है कि मदरसे में समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कुरान को हिफ्स करवाया जाता है, साथ में टेंथ करवाई जाती है, और उसके बाद जो है वो रेगुलर एजुकेशन की तरफ ही लाया जाता है। हाँ, मदरसे बिल्कुल एपिसेंटर्स हैं, टेररिज्म फैक्ट्रीज हैं, नो डाउट अबाउट इट। कोई भी ऐसा दहशतगर्द आपको नहीं मिलेगा जो किसी किसी न किसी मदरसे पे कहीं ना कहीं ना गया हो। लेकिन साइंस जीत रही है, मॉडर्न एजुकेशन जीत रही है, ये मदरसे हार रहे हैं। ये आप अपनी लाइफ में जो होता हुआ देखेंगे। साहिल, अच्छा, अगले इसमें कॉलर को। जी हाँ, प्लीज। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं। जिस तरीके से अभी जो मदरसों के किस्से लोगों के सामने आ रहे हैं, जो कि काफी कॉमन होते जा रहा है, तो उसको देखते हुए भी आज जो है, जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को मदरसे में डालना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, ये चीज भी है, ये हम्म। फैक्टर भी है। तो हाँ जी बहुत जल्द सर। ऐसे होगा, बहुत जल्द ऐसे होगा कि लोग जो है ना, मदरसों में से बच्चों की तादाद कम होते जाएगी। हेलो। ह्यूबल सर, यस। अपने आप को पहले उधर से वो अपना स्पीकर को जो है वो म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, मैं स्पार्टकस जी, मैं स्पीकर पे नहीं, मतलब मैं फोन पे से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। नमस्कार सबसे जी, पहले साहिल जी को और आपको। नमस्कार नमस्कार। सर। स्पार्टकस जी, मैं बेसिकली हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर से हूँ जहाँ पर
मिक्स्ड पॉपुलेशन, या यूं कहिए कि मुस्लिम डोमिनेंट ऐसे कुछ चंद शहर हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हमारी जो बचपन गुजरा है इन्हीं लोगों में सभी उनके साथ ही गुजरा है। और चूंकि जो मैंने नाम देखेंगे आप हुबल, तो ये मैंने आपकी और एक नीरज अत्री जी की एक स्क्रीन देखी थी, तभी मैंने शुरुआत से ही कोशिश करी थी कि भाई जब हम इनके साथ ही पले बड़े हैं तो जानने की हमेशा कोशिश रही कि भाई इस्लाम है क्या। तो हमेशा से मुझे क्या है कि एक उनका अलग कम्युनिटी, हमेशा से वो लोग अलग रहते थे हमारे साथ, बचपन से ही भेदभाव हमने जैसे कि देखा। हमारे पूजा पाठ में तो वो शरीक होते नहीं थे, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करते थे कि जैसे कि टिफिन में स्कूल में भी नॉनवेज ला के खिलाया जाए, या फिर हमारे लड़कियों को हिजाब पहनने की हिदायत दी जाए, या फिर हमें नमाज पढ़ने के लिए या रोजे रखने के लिए कहा जाए रमजानों में। तो ये सब था ही बचपन से। उसके बाद जैसा कि अभी साहिल भाई के साथ, साहिल ने मुझे बताया कि उनके साथ जो कॉर्पोरेट में रहा, बड़े होने के बाद हमने जब नौकरी ज्वाइन की, तब भी ये भेदभाव हमें देखने को मिला कि चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो, अजान का वक्त हो गया है तो हमको सारे काम छोड़ने होते थे। और उसके बाद वो नमाज पढ़ने चले गए तो हमको इंतजार करना होता था घंटों घंटों तक कि भाई नमाज पढ़ के आएंगे तभी काम होंगे। ये सारी चीजें हमें हमेशा देखने को। और उसके अलावा ऑफिस में भी एक जानमाज लेके हमेशा तैयार रहते थे, उनका एक अलग सेपरेट कमरा हुआ करता था, वहां पे उनको नमाज पढ़नी होती थी, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हमें जो है बचपन से देखने को मिली, ये सारी बचपन से। और हमको हमारे साथ जब भी आना होता था तो मतलब कभी अगर बाई चांस वो हमारे साथ नवरात्रि के गरबा में आ गए या गुरुद्वारे में आ गए, तो उनको सजदा, जैसे गुरुद्वारे में सजदा करते हैं तो वो नहीं करना है, गरबा खेलना है, लेकिन हमारे साथ हमारे किसी भी पूजा पाठ में ये प्रसाद नहीं खाना, ये सब चीजें हुई हैं हमारे साथ भी लगभग। तो साहिल भाई से मेरे को थोड़ा सा ये जब उन्होंने अपने बारे में बताया कॉर्पोरेट में, तो मुझे ऐसे ही साहिल भाई की तरह अपने कुछ दोस्तों की याद आ गई। तो मुझे कुछ सवाल तो, हालांकि एक छोटा सा, ये बहुत सिंपल सा सवाल है जी, जी, बोलें कि हम प्लीज़। कुछ कुछ टूरिंग जॉब में जब हम वर्क करते थे तो मेरे साथ कुछ मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स जाया करते थे साथ में। तो हमेशा अब उनका नमाज का वक्त हो गया तो उन्हें नमाज पढ़नी है, वो उनका थोड़ा कट्टरपन रहता है। तो कभी भी जब हम बोलते थे कि ठीक है भाई मस्जिद पास में, चले जाओ नमाज पढ़ लो, तो उनका हमेशा ये होता था कि नहीं, मैं इस वाली मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, ये दूसरों की मस्जिद है। या फिर वो कहीं उन्होंने नमाज पढ़ भी ली तो फिर वो आधा घंटा उसके बाद फोन पे किसी से डिस्कस करते थे, मैंने उन लोगों के साथ नमाज पढ़ ली है, वो लोग अलग हैं, अब क्या होगा, मेरी नमाज खराब तो नहीं हो गई, जाया तो नहीं हो गई। और फिर मैं जब उनसे रीजन पूछता था कि ऐसा क्यों, तो मुझे बोलते थे तुम नहीं समझ पाओगे, ना तुम ना हमारा मजहब समझते हो, ना तुम कुरान का हर हर्फ जब तक नहीं समझ लो तब तक तुम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। तो फिर मैंने आप लोगों से ही सीखा है थोड़ा बहुत। स्पार्टकस जी और नीरज जी ने एक पूरी सीरीज बनाई है पूरी, डमी इस्लाम फॉर डमीज एंड ऑल। इसके बाद फिर आप सबको सुनने लगा तो ये सब चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की समझ में आई। बस साहिल भाई से ये जानना था कि ये क्या चीज होती है जब भी ये लोग अलग अलग बोलते हैं कि इनकी मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ सकते, और कुछ बोहराओं का तो एकदम बिल्कुल ही अलग होता है, वो तो अपना उनके मोहल्ले में भी किसी को नहीं आने देते हैं। अच्छा जी साहिल भाई, इसका जवाब से पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको। अभी जैसे कि स्पार्टकस जी से पूछा था कि फायदा क्या होगा इस्लाम से, मैं जैसे, तो किसी भाई साहब ने कहा कि 4 बीवियां मिलेंगी। मैंने भी ये सवाल अपने दोस्त से किया था, तो उन्होंने मुझे फायदा बताया कि आप देखिएगा, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया है। आप हिंदू हैं या कोई और हैं तो आपको, आप एक टोपी लगाइए, नमाज जो मुस्लिम्स लगाते हैं, और उसके बाद आप उसको आप उसके बाद लोगों के आपके लिए देखिएगा, इज्जत देखिएगा, भाईजान भाईजान करके आपकी इज्जत होगी हर जगह। फिर आपके साथ अगर आप उनके मोहल्ले में पहुंच जाएंगे, मुस्लिम मोहल्ले में पहुंच जाएंगे, तो आपके साथ कोई लड़की भी होगी तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं पास होगा। लेकिन अगर आप कहीं तिलक लगा के और उनके मोहल्ले से गुजर गए तो समझ लीजिए कि मतलब आफत है। तो ये फायदा होगा। ये मेरे दोस्तों ने, मुझे मुस्लिम दोस्तों ने बताया कि तू टोपी लगा और थोड़ा वो शहर का एक चक्कर लगा, और फिर देख किसी दुकान पर जाकर खड़े हो और एक पठानी पहन के खड़े हो, फिर देख तेरे साथ क्या अलग व्यवहार होगा। तो ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। साहिल आप जवाब दें, मैं ज़रा 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। देखो हुबल जी, अब ये जो आपका जो फर्स्ट, यानी आप म्यूट कर लीजिए। ओके ओके। जी, आवाज इको हो रही थी ना, तो डिस्टरबेंस होता है। तो हुबल जी, एक्चुअली जो आप ये कह रहे हो ना कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि और मैं डिसएग्री कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। मुझे जो दूसरा इलाका है उसमें किस तरीके का माहौल होता है वो मुझे पता नहीं है। मैं अपना ऑब्जर्वेशन में ये बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ भेदभाव मैंने तो नहीं देखा है कि अगर आप टोपी पहन के और कुर्ता पैजामा पहन के अगर कोई लड़की आपके साथ जाती है तो लोग नहीं देखेंगे। बल्कि देखिए, कल या परसों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, उसमें आप देखोगे कि 4 जो मुसलमान हैं, एक बुर्के में लड़की जा रही है, वो उसको भी देख रहे हैं। तो अगर लड़की बुर्के में हो या नहीं हो, जिनको उनको देखना है वो देखेंगे, चाहे आप साथ में रहो या नहीं रहो।
तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है एक। दूसरी चीज, उल्टा ऐसा होता है कि जो चीज आपको नहीं दिखती है उसके पीछे आप ज्यादा पागल हो जाते हो। आपको पता नहीं है कि बुरखे के अंदर है क्या। और जिस तरीके के आजकल के बुरखे हैं मुसलमान फीमेल्स के, वो बुरखा कम और आपको स्टाइल वाली एक चीज लगेगी, यानी एक पहनावा जो है वो स्टाइल वाला, वो इतना फिट होगा कि एक नॉर्मल लड़की जो बिना बुरखे के कपड़ा पहनती है उसमें उसका जो शेप नहीं पता चलेगा आपको। वो बुरखे वाली लड़की अगर पहनती है तो पता चल जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि एक बुरखे का तो बहुत बड़ा मजाक एक हिसाब से मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं, अगर आज की तारीख में आप देखो तो। इस तरीके का भेदभाव मैंने नहीं देखा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब दूसरे इलाकों के बारे में मैं नहीं कह सकता। अब जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन था कि ये मस्जिद में आना जाना या नहीं जाना, या मैं इस मस्जिद में नहीं पढ़ सकता, ये है क्या मामला? मामला ये है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक फिरके हैं जहां पे आपको ये चीज मिलेगी। यानी ब्रॉडली आप देखोगे तो शिया सुन्नी, सुन्नी जो है वो कभी शिया की मस्जिद में नहीं जाएगा आमतौर पे, एक्सेप्शन हो सकते हैं। और जो शिया है वो सुन्नी के मस्जिद में नहीं जाएंगे आमतौर पे। और उसी इसी तरीके से जो बोरी है वो सुन्नी की मस्जिद में नहीं जाएगा, सुन्नी जो है वो बोरी के मस्जिद में नहीं जाएगा। ठीक है, एक तो ये दो ब्रॉडली डिवीजन हो गए कि ये लोग आपस की मस्जिद में नहीं जाएंगे। अब आते हैं सुन्नी में जो अलग अलग फिरके हैं, जैसे बरेलवी है, देवबंदी है, वहाबी है या सलफी है। अब इसमें क्या होता है कि जो बरेलवी फिरका है वो प्रीफर करता है कि वो देवबंदी या जो सलफी है उनकी मस्जिदों में नहीं जाए, क्योंकि वो गुस्ताखे रसूल होते हैं, वो काफिर होते हैं। और जो बरेलवी फिरका होता है वो कई इतने कट्टर होते हैं कि वो अपनी मस्जिदों के बाहर गेट लगा के रखते हैं कि यहाँ पे कोई जो सुन्नी मसलक है या सुन्नी फिरका है उसके अलावा के लोगों को यहाँ पे अलाउड नहीं है नमाज पढ़ना। और आमतौर पे अगर जो बाकी के 3-4 फिरके हैं, देवबंदी है या सलफी है या बाकी फिरकों की मस्जिद है, वहां इस तरीके की कोई कैद नहीं होती है। और ये जो फिरके वाले हैं देवबंदी, वहाबी, सलफी, ये आमतौर पे आपको एक दूसरे की मस्जिद में जाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग भी शिया मस्जिद में नहीं जाएंगे या बोरी वाली मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से डिवीजन हुआ है मस्जिदों में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक चीज मैं ऐड कर दूं साहिल, यहाँ पर मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ। ये डिवीजन जो है फिरकों की, खास तौर पे शिया सुन्नी की जो आपस की जो मसलकी नफरत है, अ, उसकी रूट्स तो बहुत बहुत गहरी हैं। वो तो रूट्स की तरफ जाएंगे तो वो मोहम्मद के टाइम तक हम चले जाएंगे, उसकी डेथ के टाइम से ही सारा मामला स्टार्ट हो गया था। इनकी नफरत एक दूसरे से इतनी है कि एक दफा ये हुआ कि हमारे गांव में एक शिया फैमिली थी, और उनका शियों का लड़का जो है वो मेरा क्लास फेलो था, मुस्लिम था उस वक्त में। रमजान के दिन थे, तो रमजान में अक्सर कोशिश होती थी कि नमाज जो है वो मस्जिद में जाकर ही पढ़नी है, क्योंकि उसका सवाब ज्यादा होता था। तो क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट के बाद अफ्तारी का टाइम हुआ। मैं अपने उस दोस्त को लेकर साथ जो है वो चला गया, मस्जिद चला गया। तो कहता यार मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये तुम्हें पता ही है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, किसी ने वहां क्या कुछ कहना है। खैर हम चले गए, अफ्तारी वगैरह की, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जो है वो किसी ने उसको पहचान लिया। कहते तू तो वो फलाने का बेटा है ना? कहता हाँ मैं हूँ। कहता तू तो शिया है? कहता है हाँ। तो कहता है तू तू मस्जिद के अंदर क्यों आया? कहता है मैं तो इनके साथ आया हूँ। खैर मुझे वहां पर डांट पड़ी, मेरी आंखों के सामने इमाम साहब ने मस्जिद पूरी से सफे निकलवा कर और कारपेट वगैरह उठवाकर उस पूरी मस्जिद को जो है वो धुलवाया कि मस्जिद पलीद हो गई है, क्योंकि इसमें एक शिया घुस गया है। ये इंडिया इस में हद भी तक होता नफरत है। का लेवल होता है। इस हद तक इंडिया नफरत में का भी लेवल होता है। है। इंडिया में भी होता है स्पार्टकस इस तरीके की कामना में। और खास करके ये जो बरेलवी फिरका है ना, वो इस तरीके की हरकत करता है। यार बरेलवी पाकिस्तान में पहले इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, लेकिन ये जो पिछले 2-3 साल से ये हमारे यहाँ जब ये
एक वाकया हुआ था आसिया बीबी वाला, उसकी डिटेल्स आपको गूगल से मिल जाएंगी। उसको फॉल्सली एक्यूज किया था ब्लास्फेमी के चक्कर में, और फिर उसको डिफेंड करते हुए सिटिंग गवर्नर पंजाब जो है उसको उसके अपने ही बॉडीगार्ड ने मार दिया था। उस बॉडीगार्ड को जब फांसी लगी तो उसके बाद ये बरेलवी जो है ये उठ खड़े हुए। अब तो बरेलवी भी भाई जो है वो नेक्स्ट लेवल के एक्सट्रीमिस्ट हो गए हुए हैं। हालांकि ये हमेशा से पीसफुल रहे हैं, ये मतलब देवबंदी वगैरह दहशतगर्दी में थे, बरेलवी नहीं थे। लेकिन अब बरेलवियों ने भी जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं आत चुकी हुई है, इन्होंने भी जो है ना वो अब आत चुक ली हुई है। ह्यूबल द लॉर्ड, आम कुछ और आम कहेंगे? तौर पे जी जी, शुक्रिया 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 साहिल भाई, शुक्रिया स्पार्टिकस भाई। थैंक जी यू जी सो मच। बहुत मैं शुक्रिया। किसी और कॉलर को लेता हूँ।